सबसे पहले मैं सत्र में आए सभी सदस्यों को नमस्कार और हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद करता हूँ। आज हमारे साथ हमारे कॉलेज की फैकल्टी डॉक्टर प्रतिमा वर्मा मैम, एसोसिएट प्रोफेसर ऑप्स एंड गायनी डिपार्टमेंट जुड़ी हैं। धन्यवाद मैम। इनके अलावा हमारे साथ हमारे कॉलेज के सीनियर्स, बैचमेट्स और जूनियर्स जुड़े हैं। दूसरे मेडिकल कॉलेजेस से भी हमारे मित्रगण जुड़ेंगे। कुछ इंजीनियरिंग कॉलेजेस से और अन्य नॉन मेडिको फ्रेंड्स तथा परिवारजन भी जुड़ेंगे। कुछ देर में वे भी जुड़ रहे होंगे। मैं आज के हमारे वक्ता स्वामी आत्मश्रद्धानंद जी महाराज का, जो कि सचिव रामकृष्ण मिशन आश्रम कानपुर के हैं, को नमस्कार करता हूँ तथा आज की सभा में उनका स्वागत करता हूँ। यह ऑनलाइन सेशन विवेकानंद स्टडी सर्कल जीएसवीएम कानपुर द्वारा आयोजित किया गया है। हम कॉलेज के कुछ यूजी स्टूडेंट्स का यह समूह स्वामी विवेकानंद के द्वारा दिए गए सूत्र आत्मनो मोक्षार्थम जगद्धिताय च अर्थात फॉर वंस ओन सैल्वेशन एंड फॉर द गुड ऑफ अदर्स के अनुरूप हमारी इमीडिएट सोसाइटी तथा हमसे जुड़े हुए सभी लोगों के चेतना के उत्थान में लगातार प्रयासरत है। इसी उद्देश्य से हम अपने कॉलेज कैंपस में हर हफ्ते अनऑफिशियल मीट्स आयोजित करते हैं, जिनमें बौद्ध साहित्य अर्थात विजडम लिटरेचर, महापुरुषों का जीवन, आज के मुद्दे, फिर चाहे वे कैंपस के स्तर के हों या विश्वव्यापी, उनका अध्ययन करने का प्रयास करते हैं तथा जन जागृति के लिए काम करते हैं। पिछले महीने आयोजित हुए तरंग कल्चरल इवेंट में भी हमने क्लाइमेट चेंज मुद्दे पर एक वाइडर ऑडियंस से जुड़ने का प्रयास किया था। हमारे सभी प्रयत्नों में आरंभ से ही रामकृष्ण मिशन आश्रम कानपुर तथा विशेष रूप से वहाँ के सचिव स्वामी आत्मश्रद्धानंद जी का निरंतर मार्गदर्शन और सहयोग मिलता रहा है। इससे पहले स्वामी जी ने हमारे कैंपस में आकर स्ट्रेस मैनेजमेंट इन द लाइट ऑफ इंडियन वैल्यूज विषय पर व्याख्यान दिया था, जिसमें पूरे कॉलेज से माननीय फैकल्टी मेंबर्स तथा स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया था। स्वामी जी ने हमारे आग्रह पर इससे पहले 2 ऑनलाइन सेशंस में भी हमसे जुड़कर हमसे ज्ञानवर्धक बातें साझा करी हैं। इस बार 12 जनवरी यानी कल, जो कि स्वामी विवेकानंद की जयंती है तथा राष्ट्रीय युवा दिवस या नेशनल यूथ डे के रूप में याद किया जाता है, उस अवसर पर हमारा स्वामी जी से आग्रह था कि वे हमारे साथ एक बार फिर जुड़ें और ऑनलाइन सत्रों की श्रृंखला को आगे बढ़ाएं तथा आसपास के दिनों में स्वामी विवेकानंद से थोड़ा और गहरा परिचय कराएं। हमारे सौभाग्य से स्वामी जी ने हमारा आग्रह स्वीकार किया और आज के दिन हमारे बीच उपस्थित हैं। उसी अनुसार आज का सत्र मूल रूप से स्वामी विवेकानंद पर आधारित है। सब्जेक्ट है विवेकानंद एंड हिज इटर्नल मैसेज फॉर यूथ। हिंदी में स्वामी विवेकानंद तथा उनका युवाओं को शाश्वत संदेश। जैसा कि पहले बताया गया, सत्र के पहले भाग में इस विषय पर स्वामी जी बात करेंगे। इसके बाद हम प्रश्न लेंगे। आप अपने प्रश्न व्हाट्सएप ग्रुप पर या यहाँ चैट्स में लिख सकते हैं। प्रश्नोत्तर के बाद निर्दिष्ट ध्यान होगा, जिसमें सभी सम्मिलित होकर लाभ उठाएं। पूरे सत्र के दौरान उचित मर्यादा बनाए रखें तथा संचालन में सहयोग करें। अपना वीडियो और माइक बंद रखें। प्रश्न पूछने के लिए आप अपना वीडियो और माइक ओपन कर सकते हैं या हमारे साथी स्वप्निल तथा हिमांशु आपके सवाल पूछ सकते हैं। अब कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। स्वामी जी, ओवर टू यू। थैंक यू भाई, थैंक यू रोहन एंड सभी से नमस्ते। आप सबका स्वागत है। अच्छा है आप सब ऑनलाइन एकत्रित हुए हैं और हम कल स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है, उसके विषय और कल था भी, दोनों के विषय में बोलूँगा। तो उस विषय का आज एक बीच का एक दिन है, तो हम लोग इसको लेके कुछ डिस्कशन करेंगे। तो पहले मैं प्रारंभ करूँगा स्वामी विवेकानंद को एक प्रणाम मंत्र द्वारा उन पे अपनी अपना श्रद्धा, आदर, आंतरिक भक्ति उनको निवेदित करते हुए ये जो श्लोक है जिसका मैं अभी पाठ करूंगा, ये श्लोक स्वामी विवेकानंद के गुरु भाई थे, तो उन्होंने इसको लिखा था। उन गुरु भाई का नाम था, वैसे उनको हम शशि महाराज कहते थे और वैसे उनका दूसरा नाम था स्वामी राम कृष्णानंद जी महाराज। वो संस्कृत के अच्छे पंडित थे। वो भी भगवान राम या श्री रामकृष्ण देव के ही शिष्य थे।
तो स्वामी विवेकानंद के लगभग 15 और गुरु भाई थे, जो श्री रामकृष्ण देव के शिष्य थे। तो ये उनके द्वारा लिखित है। इसका अर्थ ये है कि मैं स्वामी विवेकानंद को प्रणाम करता हूँ, जो सन्यासियों में अति उत्तम, श्रेष्ठ हैं और जिनके आशीर्वाद से हमारे सब प्रकार के दुःख खत्म होते हैं और हम आनंद से भर जाते हैं। तो इसका मैं पहले पाठ करता हूँ। ओम नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। तो आज का दिन जो है वो मानो दो महत्वपूर्ण दिनों के बीच में है। कल 10 जनवरी था और 10 जनवरी के दिन स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन, जो पंचांग होता है, जो हिंदू पंचांग होता है, जिसके अनुसार हम दिवाली मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं, तो उसी पंचांग के अनुसार कल मनाया गया था। और कल, जो आने वाला कल है, वो इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार है, तो 12 जनवरी, और आज 11 जनवरी का दिन है। तो हम दो पवित्र दिनों के बीच में हैं, तो इसके लिए हमें एक विशेष आनंद की अनुभूति हो रही है कि हम मानो वी आर इन टू इन्वर्टेड कॉमर्स। तो स्वामी विवेकानंद के बारे में आज थोड़ा चिंतन करेंगे। युवाओं के लिए विशेषकर उनका संदेश रहा है, यद्यपि उनका संदेश सभी के लिए, स्पेसिफिकली यूथ के लिए है, ऐसा कहना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन सच में स्वामी जी के विचार युवाओं को ज्यादा प्रेरित करते हैं, क्योंकि वो शक्ति से भरे हुए हैं, उत्साह से भरे हुए हैं और उसमें कुछ करने का, ना कि निराश होने का संदेश है। और स्वामी जी के बारे में और विस्तार से कहेंगे। तो स्वामी जी का जो उपदेश या संदेश यद्यपि पुराना है, यद्यपि इतना पुराना होते हुए इतना भी नया है। स्वामी जी ने देह त्याग किया था 1902 में। 1902 से अब तक देखिए लगभग 100 से भी अधिक वर्ष हो गए। और उन्होंने अपने छोटे से जीवन काल में, ही वाज जस्ट 39, उन्होंने अपना देह त्याग किया था। और उस 39 एंड हाफ जो उनका उम्र था, उसमें उन्होंने पहले जो लगभग 18-19 साल जो थे, वो जैसे अन्य कोई युवा होते हैं उस समय के, वैसे ही उन्होंने अपने बिताए, लेकिन थोड़ा अलग तरह से। तो उस समय के युवा जो होते थे, तो वो स्वामी जी भी कॉलेज में गए। उनके पिताजी एक अधिवक्ता थे और वो बड़े समृद्ध परिवार था। एक कहते हैं कि संभ्रांत उच्च वर्गीय परिवार था। और उनका जो घर है, जिस घर में स्वामी जी का जन्म हुआ, वो कलकत्ता में है। अब आप में से कोई भी अगर कलकत्ता जाए तो उस घर को देख सकता है। बहुत वर्षों तक स्वामी जी के जाने के बाद वो घर, पहले तो उनके स्वामी जी के दो परिवार में दो भाई थे, वो रहते थे। क्योंकि वो भी अविवाहित थे, तो बाद में कोई नहीं था, तो धीरे-धीरे वो भी जो घर था, वो अनधिकृत रूप से, मतलब एनक्रोच कर लिया गया था। उसको छुड़वाने में बहुत समय लगा, बहुत प्रयास हुआ, बहुत उसमें संघर्ष करना पड़ा। लगभग 2005 में वो घर पूर्ण रूप से मतलब उसका रेस्टोरेशन होके फिर हम रामकृष्ण मिशन का वो एक केंद्र बन गया। उसको, उसका जो उद्घाटन था, उसका उद्घाटन श्री अब्दुल कलाम जी, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस समय रिटायर्ड हो चुके थे, उन्होंने उसका किया था। तो ये एक अद्भुत चीज़ रही है कि वो एक ऐसे परिवार में पैदा हुए कलकत्ता में, और उनके पिताजी अधिवक्ता थे, साथ ही बड़ा अच्छा वो उनका विभिन्न विषयों पे अध्ययन था, और माता अपने स्मृति शक्ति के कारण जानी जाती थी। स्वामी जी कहते थे मेरे पर मेरे माता-पिता का बहुत, विशेषकर माता का बहुत प्रभाव पड़ा है। तो वो अपने जैसा उनका बचपन के जीवन का, उनकी विशेष बचपन में जो थे बड़े शक्तिशाली, बड़े ऊर्जावान थे।
फिर जब वो कॉलेज में गए तो और सीरियस हुए और किताबें पढ़ने लगे। उस समय की जो वेस्टर्न फिलॉसफी की किताबें थी लगभग उन्होंने सभी पढ़ डाली। कांट है, हेगल है या फिर अन्य कुछ वेस्टर्न फिलॉसफर्स हैं, उनको बड़ा अच्छी तरह से पढ़ा। लेकिन पढ़ने के बाद में अब वेस्टर्न फिलॉसफी तो अपना उसका उद्देश्य इट्स नॉट एम टू गिव यू पीस, इट इज़ एम टू गिव यू सम अंडरस्टैंडिंग। जैसे फिलॉसफी शब्द का अर्थ ही वेस्टर्न फिलॉसफी में पड़ता है लव ऑफ नॉलेज, फिलोसोफिया। तो उसका उद्देश्य अलग है। तो जीवन में एक थोड़ा बौद्धिकवाद लाना, एक जीवन में उसको समझने के लिए तर्क-वितर्क करना और उस इंटेलेक्चुअल स्ट्रगल में जो होता है अपने-अपने विचारों द्वारा वो उसको ही हम कहते हैं वेस्टर्न फिलॉसफी। तो स्वामी जी उससे सैटिस्फाइड नहीं थे। इनफैक्ट उनके मन की जो एक दशा थी, वो लगभग ऐसी थी कि अच्छा इन्होंने वेस्टर्न फिलॉसफर्स कह दें इतना कुछ, तो क्या भगवान है कि नहीं? आजकल भी बहुत सी लोगों में विश्वास कभी-कभी होता है। तो वैसी एक अवस्था हो गई थी। तो उस समय वो कॉलेज में जब पढ़ रहे थे स्कॉटिश चर्च कॉलेज में, तो उनके टीचर ने एक बात कही थी कि अगर वो इंग्लिश पढ़ा रहे थे उनके टीचर, तो पढ़ाते-पढ़ाते वर्ड्सवर्थ की कुछ पोएम पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि इस ये अरे मुझे पसीना होने लगा गर्मी से। काइंडली पुट ऑफ योर तो यहाँ बैठी थी ना इसलिए तो क्या उनका माइक ऑन है, करते फालतू का। बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा। सो हम कहें कि स्वामी जी जब वो पढ़ रहे थे, तो उसमें उन्होंने कहा जो उनके इंग्लिश टीचर ने कि ये जो स्टेट ऑफ माइंड जिसमें ये पोएम लिखी गई है, ये कोई साधारण स्टेट ऑफ माइंड नहीं है। इसको मैंने जहाँ तक समझा है, टीचर ने कहा, वो आजकल के युग में सिर्फ़ एक व्यक्ति में ही देखी जा सकती है और उनका नाम है रामकृष्ण परमहंस और वो दक्षिणेश्वर में रहते हैं। दक्षिणेश्वर की दक्षिणेश्वर एक स्थान है कलकत्ता में, वहाँ एक मंदिर है। अब तो चारों ओर बहुत सी कॉलोनी है। एक मतलब वो एक बिज़ी शहर का हिस्सा है। लेकिन उस समय वो थोड़ा शहर से हट के था। उसका निर्माण एक महिला जिनकी नाम था रानी रासमणी, उन्होंने करवाया था और श्री राम कृष्ण देव वहाँ रहते थे और वो पूजा भी करते थे और अपनी उनकी साधना में लीन होने से उनमें बहुत से ऐसे अनुभव हुए थे, जो हम कभी सोच भी नहीं सकते कि ऐसे मनुष्य को अनुभव हो सकते हैं। एनीवे तो स्वामी जी उनके पास गए, अपने मित्रों के साथ ही गए थे और उन्होंने एक प्रश्न किया। उन्होंने कहा कि महाशय अच्छा ये प्रसंग काफ़ी लंबा है, मैं उसको बहुत शॉर्ट करके बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा कि महाशय क्या आपने भगवान को देखा है? तो ये एक प्रश्न है जो मानो एक हमारे लिए सबके लिए एक है। तो उन श्री रामकृष्ण देव का इमीडिएट उत्तर था, हाँ, मैंने देखा है। नहीं, इतना ही नहीं मैंने देखा है, मैंने जैसे तुमको देख रहा हूँ वैसे ही स्पष्ट रूप से, तुम उससे भी अधिक स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ। तो श्री रामकृष्ण का ये उत्तर मानो स्वामी विवेकानंद उनका नाम था नरेंद्र नाथ। तो वो एकदम ही वाज़ टेकन अबैक अरे! क्या हुआ? ऐसा उत्तर कैसे आ गया? तो जो उन्होंने उस बाद में श्री रामकृष्ण देव के साथ लंबा-चौड़ा उनका संबंध हुआ। एक गुरु और शिष्य में जो होता है, बहुत से तर्क-वितर्क हुए। वो कभी-कभी श्री रामकृष्ण देव को दर्शन होते तो कहते ये सब आपके मस्तिष्क का विकार है। कुछ डॉक्टर्स भी श्री रामकृष्ण देव के पास आते थे। उन्होंने अपने ढंग से श्री रामकृष्ण देव को टेस्ट भी किया था और वो भी सब इसके लिए पूरे मानते थे कि इनके जो अनुभव हैं एकदम अद्भुत हैं। और इतना ही नहीं कि अनुभव है, अनुभव होना देखिए बहुत से लोगों को अनुभव हो सकते हैं, लेकिन साथ में क्या चरित्र निर्माण हुआ है कि नहीं? उसमें पवित्रता है कि नहीं? उसमें त्याग है कि नहीं? ये उसमें एक सेंस ऑफ ऑनेस्टी, सेंस ऑफ मतलब एक पूर्ण रूप से जो एक होना चाहिए वो होना कि नहीं? तो वो उन्होंने देखा कि है, दैट्स व्हाट इम्प्रेस्ड देम। तो ये एक प्रारंभ हुआ स्वामी विवेकानंद के जीवन में। बाद में श्री रामकृष्ण देव के जाने के बाद वो उन्होंने संन्यास ग्रहण किया, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना थी। बीच में उनके पिताजी का देहांत हो गया और कैसे वो मानो उस ज़माने में जैसे होता है ना
सर्चिंग फॉर अ जॉब, वो भी चलता रहा 1-2 साल और उनके जीवन में बहुत परिवर्तन। तो उस समय कलकत्ता भारत की राजधानी थी, तो वहाँ पे बहुत से लोग थे जो बौद्धिक वर्ग थे या फिर जो भारत को रूल कर रहे थे। तो एक अलग तरह का माहौल था वहाँ पे उस समय। बाद में स्वामी विवेकानंद ने एक मठ की स्थापना की, जिसको हम बराहनगर मठ कहते हैं। फिर बाद में वो धीरे-धीरे रामकृष्ण मिशन के रूप में परिवर्तित हुआ 1897 में। तो आज हमारे रामकृष्ण मिशन के लगभग 127 साल हो गए हैं। विद मेन हेडक्वार्टर्स कलकत्ता में है, गंगा जी के किनारे पे, जिसका स्वामी विवेकानंद ने ही उसको स्थापित किया था, बेलूर मठ। और अब लगभग 300 केंद्र हैं भारत में, भारत से बाहर 28 देशों में है। तो हम अपना साइलेंटली आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय, ये जो आदर्श लेके चलते हैं। तो स्वामी जी ने बाद में पूरे भारत में भ्रमण किया। वो भ्रमण की कथा भी अपने आप में बड़ी अद्भुत है। तो उसकी 2-3 बातें जो बड़ी मुख्य थी कि उन्होंने भारत को बड़ी नज़दीकी से देखा और वो गरीबों के साथ रहे, उस ज़माने के महाराजाओं के साथ रहे, विद्वानों के साथ रहे। उस ज़माने तो अभी बसेस तो शुरू हुई नहीं थी। तो जाना है तो ट्रेन पे जाना है या फिर कुछ जगहों पे ट्रेन भी नहीं थी, तो पैदल ही जाना है फिर या फिर कोई घोड़ा-गाड़ी करके जाना है, कोई बैलगाड़ी करके जाना है, इस प्रकार की स्थितियाँ थी उस समय। तो फिर बाद में स्वामी जी घूमते-घूमते बहुत से राजाओं को मिले, बहुत से पंडितों को मिले, तो बहुत कुछ सीखा भी। लगभग 5-6 साल इस तरह चले गए और फिर उन्होंने वो द कन्याकुमारी पहुँचे। मद्रास से आगे जो नीचे एक कन्याकुमारी स्थान है, वहाँ पे माँ कन्याकुमारी का मंदिर, वहाँ प्रणाम करके बाद में उनको बीच में समुद्र में एक बड़ी शिला दिखाई दी। तो वहाँ पे वो तैर के चले गए क्योंकि पैसा नहीं था कि कोई किसी नाव वाले को कहें कि ले जाए। तो वहाँ पे वो लगभग 3 दिन बैठे रहे ध्यान में और भारत के बारे में सोचते रहे। भारत का जो इतिहास है, जो उसका कैसा रहा है भारत हज़ारों साल से। स्वामी जी हैड अ वेरी रिमार्केबल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन हिस्ट्री। उनका ज्ञान बड़ा ही अद्भुत था। बड़े ध्यान से उन्होंने बड़े केयरफुली सब पढ़ा था और लोगों से सुना भी था। तो वो सब सोचा कि हम इतने महान हमारा राष्ट्र था, फिर कैसे पतन आया। अच्छा, फिर भविष्य में क्या होना चाहिए? तो स्वामी जी ने ये आजकल हम बहुत से बात करते हैं ना कि स्वामी जी इंडिया विल बी विश्व गुरु। ये टर्म स्वामी विवेकानंद ने दी थी। उन्होंने कहा था कि भारत भविष्य में विश्व गुरु होगा, मैं अपनी आँखों से देख रहा हूँ। मानो वो एक भविष्य दृष्टा भी थे और फिर वो वहाँ से उन्होंने प्रेरणा पाई और बाद में अमेरिका गए। कैसे मद्रास के भक्तों ने सब पैसा इकट्ठा किया उनके आने-जाने के लिए। फिर अ, राजस्थान से खेतरी के एक राजा अजित सिंह जो थे, उन्होंने बहुत सहायता की और भी कुछ लोगों ने सहायता की। फिर स्वामी जी पहले ऐसे भारत से एक सन्यासी थे जो गए थे समुद्र पार करके अमेरिका। उससे पहले भारतीय जो परंपराएँ हैं, भारतीय ज्ञान है, वो अमेरिका तक पहुँच चुका था। उसके विभिन्न कारण थे। उसके लिए एक था थियोसॉफी के कारण पहुँचा, वो भी एक थियोसॉफिकल सोसाइटी होती थी, अभी है एक छोटी-सी मद्रास में बट प्रैक्टिकली इट इज़ गॉन। तो वो उन्होंने कुछ प्रचार किया था और उस समय के अमेरिकन जैसे एमर्सन है या फिर थ्यूरो है और व्हाइटहेड है, ये जो प्रसिद्ध व्यक्ति थे, वो ऑलरेडी कुछ ना कुछ भारत के भी जानते थे। लेकिन किसी ने भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा था जो इस दर्शन शास्त्र को, इस विचारधारा को जीवन में उतारा हो इसने या उसको वो प्रैक्टिस करता हो। तो स्वामी तब तो ज़्यादातर वो मेन लोग तो जा चुके थे, नेक्स्ट जनरेशन थी। तो स्वामी जी का अमेरिका जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक घटना थी। अभी कुछ दिन पहले ही एक अमेरिकन महिला ने बहुत बड़ी इसके ऊपर में किताब लिखी है। उसका नाम है विवेकानंद द गुरु टू द वर्ल्ड। लगभग 400 पेज की किताब है। उन्होंने बड़ा डिटेल में स्वामी जी का जो इन्फ्लुएंस अमेरिका पे रहा है, उसके बारे में बोला है। जो हो, स्वामी जी शिकागो में गए, जो वहाँ पे अमेरिका को बने 400 साल हुए थे।
तो उस उपलक्ष्य में अमेरिकन गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ी एग्ज़िबिशन वहाँ पे सेटअप की थी, बहुत बड़ी एग्ज़िबिशन थी। इतनी थी कि कहते हैं कि अगर उसमें आप चलते जाएँ, तो आपको 40 दिन लग जाएँगे वहाँ तक देखने के लिए। इतनी बड़ी एग्ज़िबिशन थी। तो उस एग्ज़िबिशन में उन्होंने अमेरिका ने 400 वर्ष में क्या प्राप्त किया, क्या अचीव किया, उसको दिखाया गया। तो उसी के अंतर्गत एक था कि पार्लियामेंट ऑफ रिलिजन्स, ये जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ। अच्छा, स्वामी जी को कोई न्योता तो था नहीं, तो वो पहुँचे थे, तो कैसे फाइनली वो वहाँ गए, इसके ऊपर में एक फ़िल्म बननी चाहिए, जो इतनी अच्छी फ़िल्म है नहीं अभी तक। जब भी प्रभु की इच्छा की होगी बनेगी। कुछ छोटी-मोटी फ़िल्म्स हैं, लेकिन इतना कैसे स्वामी जी वहाँ रास्ता घूम गए जब शिकागो गए। अच्छा, फिर उससे पहले जब उन्होंने एक ग्रीक प्रोफ़ेसर से मिले, तो प्रोफ़ेसर से कहा कि प्रोफ़ेसर ने पूछा, "आप भारत से अमेरिका क्यों आए हैं?" तो स्वामी जी ने कहा, "आई हैव कम हियर बिकॉज़ आई वांट टू स्पीक इन द पार्लियामेंट ऑफ रिलिजन्स।" तो वो बड़े हैरान हो गए। तो तब क्या वो उन्होंने नेक्स्ट कहा स्वामी जी ने कि मेरे पास कोई इंट्रोडक्शन लेटर नहीं है। तो उन्होंने कहा, उस प्रोफ़ेसर ने कहा, "टू आस्क यू स्वामी योर राइट टू स्पीक इज़ लाइक आस्किंग द सन इट्स राइट टू शाइन।" आपसे पूछना कि आप बोल बोल सकते हैं, आपको बोलना चाहिए, ये तो ऐसे ही है जैसे सूर्य से पूछना कि तुम्हें चमकना चाहिए कि नहीं चमकना चाहिए। ये तो उसका स्वरूप है, स्वभाव है। सो इसलिए स्वामी जी वहाँ गए अमेरिका के उस शिकागो पार्लियामेंट में, उनका जो छोटा-सा एक ओपनिंग स्पीच हुआ, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, वो एक परमानेंट इम्प्रेशन क्रिएट करके गया। वो संसार की प्रसिद्ध भाषणों में से एक है, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, बस इतना। उसके बाद में उन्होंने कहा, "इट फिल्स माय हार्ट विद जॉय अनस्पीकेबल टू बी अमंग यू", ऐसा करके कहा, और उनका, "आई एम प्राउड टू बिलॉन्ग टू इंडिया"। उन्हें वहाँ पे जाके भारत के बारे में कोई भारत ऐसा है, वहाँ पे गरीबी है, वहाँ पे बहुत मुश्किलें हैं, प्रताड़ना है, बहुत अनपढ़ हैं, ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने अपना भारतीय संस्कृति को सामने रख के कहा कि आई एम प्राउड टू बिलॉन्ग टू इंडिया। और उन्होंने अब भारत के बारे में कुछ कहा, प्रेम के बारे में कहा, सौहार्द के बारे में कहा, और ये उनका पहला लेक्चर था। सब लोग खड़े हो गए, जब 3-4 हज़ार लोग थे, सभी ताली बजाने लगे, तो वो एक अद्भुत चीज़ थी। उसके बाद में स्वामी जी ने लगभग नेक्स्ट 20 दिनों में 8 लेक्चर दिए, 7 या 8 लेक्चर दिए, और वो अमेरिका में एक पब्लिक फिगर बन गए, ओवरनाइट। उन्होंने लगभग 2 साल तक अमेरिका में भ्रमण किया, अ, विभिन्न निमंत्रणों पर। उनका भाषण ऑर्गेनाइज़ किए गए, या फिर स्वामी जी को स्वयं मिले तो वो जाते थे, या तो किसी यूनिवर्सिटी में, या किसी चर्च में, या फिर किसी एसोसिएशन में, कभी किसी भक्त के यहाँ। तो बड़ा हार्ड वर्क था। इन 1895 के मिडल में न्यूयॉर्क के पास में एक छोटा-सा टापू है, थाउज़ेंड आइलैंड पार्क। तो स्वामी जी ने लगभग 2 महीने वहाँ बिताए, एक भक्त के कॉटेज में। तो एक अमेरिकन लेडी थी उसके यहाँ, साथ में और भी कुछ भक्त थे, और जस्ट टू टेक रेस्ट। उसके बाद में वो इंग्लैंड गए, फिर वापस आए, फ्रांस भी गए। उसके बाद में फिर दोबारा इंग्लैंड होते हुए, बाकी देशों से होते हुए, लगभग 10-11 देश जो यूरोप के थे, स्वामी जी ने विज़िट किए। और 97 में अमेरिका से भारत वापिस आए, तो पूरा देश मानो उनके स्वागत के लिए लग पड़ा। पूरे देश में जब वो उतरे कोलंबो उस समय श्रीलंका जो है, श्रीलंका जो भारत का ही एक मानो हिस्सा था, इन द सेंस कि वो ब्रिटिश के अंडर था। वहाँ से फिर वो रामेश्वरम, फिर बीच में कुछ शहर, और मद्रास, फिर कलकत्ता, फिर लाहौर, ये सब होते हुए फिर वापस आके अल्मोड़ा। तो ये जो उन्होंने स्वामी जी, ये जो इन्होंने ये पूरा टूर किया, और उसमें भारत में भारत की समस्याओं के बारे में बोला। तो उनके जो विचार हैं, वो एक अलग पुस्तक में है, उसका नाम है विवेकानंद, उनके भारतीय व्याख्यान, हिज़ लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। ये उस ज़माने में जो जितने भी क्रांतिकारी थे उसको पढ़ते थे। आज भी अगर हम इसको पढ़ेंगे, आप इसमें एक फ्रेशनेस पाएँगे। आपकी बहुत सी जो गहन समस्याएँ हैं, सामाजिक या फिर राष्ट्रीय, उसमें आप हल पाएँगे। वो अद्भुत लेक्चर्स हैं, आप उसको इंटरनेट पे खोजिए,
आपको सॉफ्ट कॉपी भी मिल सकती है, अगर आप हार्ड कॉपी चाहते हैं तो उसको ऑर्डर भी कर सकते हैं। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा या फिर स्वामी विवेकानंद के भारतीय व्याख्यान। तो उसी समय जब स्वामी जी लौट के आए 1897 में, उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। पहले एक भक्त के यहाँ एक मीटिंग हुई, उनका नाम था बलराम बाबू, और वहाँ से स्वामी जी ने कहा कि मैं वेस्ट में गया था अमेरिका, मैंने वहाँ देखा कि कैसे वहाँ पे इतनी वहाँ पे विकास है, लोग आगे बढ़े हैं, बहुत अच्छा है। तो उसका एक कारण जो मैंने समझा कि वहाँ पे लोग बड़े संगठित होके कार्य करते हैं और हम लोग बड़े ही बिखरे हुए हैं। तो मैं उसको आगे बढ़ाते हुए इस संस्था का इस प्रारंभ कर रहा हूँ और उसका नाम होगा रामकृष्ण मिशन। तो ऐसा शुरू हुआ, फिर धीरे-धीरे पहले 2 एक सेंटर था, फिर 2 हुए, फिर 5 हुए। ऐसे होते-होते अभी भारत के प्राय सभी राज्यों में है और मूल में इसके संस्था के मूल में जो है यहाँ पे लगभग 1000 से भी अधिक साधु सन्यासी हैं। तो वो है और साथ में भक्त हैं और साथ में पेड एम्प्लॉइज़ और वॉलंटियर्स, ये सब मिलके इस सब संस्थाओं को चलाते हैं। हमारे यहाँ कानपुर में भी चलता है आश्रम जो है यहाँ गुमटी नंबर 5 में। आप सबका स्वागत है, कभी आइए देखिए यहाँ पे क्या कार्य होता है। स्कूल है, हमारी एक छोटी-सी चैरिटेबल डिस्पेंसरी है, एक लाइब्रेरी है, मंदिर है, ये सब आप देख सकते हैं। आप आइए कभी, हमारी वेबसाइट में जाके भी देख सकते हैं। सो स्वामी जी ने फिर उसके पश्चात 97 में वापस आए, 98 तक इसी तरह घूमते रहे और फिर दोबारा उनको अमेरिका जाने के लिए अमेरिका गए 98 में और वहाँ पे कुछ महीने रह के फिर वापस आए 1900 के लगभग। फिर वो और कुछ हिमालय के कुछ स्थानों पे भ्रमण किया। सो आज का जिसको हम बांग्लादेश कहते हैं, वहाँ भी स्वामी जी गए और फिर काशी भी आए और उसके पश्चात 1902 में उन्होंने देह त्याग किया और वो भी विलफुली, ये नहीं कि आई मीन इट वाज़ अ वेरी वंडरफुल थिंग, कैसे वो ध्यान में बैठे और उन्होंने अपना देह त्याग किया। तो वो बेलूर मठ में किया, बेलूर मठ में अपने कमरे में। जब भी कोई जाए बेलूर मठ तो उस कमरे को विज़िट कर सकता है। उनके व्यावहारिक चीज़ें अभी भी वैसे ही रखी हुई हैं। तो स्वामी विवेकानंद का ये तो जीवनी शॉर्ट में मैंने कुछ एक आपको आइडिया दिया। साथ ही उनका जो उपदेश है, उनका जो संदेश है वो बड़ा मुख्य है। तो उसमें एक बात मैं आपके लिए रखना चाहूँगा कि उनकी एक शिष्या थी स्वामी जी की, सिस्टर निवेदिता। वो एक इंग्लिश लेडी थी, असल में आयरिश लेडी थी, इंग्लैंड में भी रहती थी वो। तो वो स्वामी जी के साथ अमेरिका स्वामी जी से बहुत प्रभावित हुई, भारत में आई और बाद में भारत के लिए अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया। उनका जो लेखनी है, उनके जो कहने का तरीका, वो बहुत ही अद्भुत है। 5 या 6 वॉल्यूम में उनकी टीचिंग्स हैं सिस्टर निवेदिता की। तो उन्होंने स्वामी विवेकानंद के जो उनके जो उपदेश हैं, जो जिनको हम कहते हैं अंग्रेज़ी में द कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद, वो 9 वॉल्यूम में है। हिंदी अनुवाद 10 वॉल्यूम में है। तो उसमें उसका उन्होंने एक इंट्रोडक्शन लिखी थी। तो उस प्रस्तावना में इंट्रोडक्शन में उन्होंने 3 बातें कही। बहुत सी बातें कही, मैं बस आज के इस परिप्रेक्ष्य में उसको रेफ़र कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद मानो एक दीप थे, एक जलता हुआ दीप जिसमें 3 लौ चल रही थी। एक लौ चल रही थी, वो थी अ, शास्त्रों की, अर्थात जैसे गीता है, उपनिषद है, रामायण है, पुराण है, ये इनमें जो बेसिक महान चीज़ें वो ये एक लौ वो चल रही थी। उसका जो सारांश है उनकी टीचिंग्स में आप पाएँगे। दूसरा जिसको हम वेदांत कहते हैं ना, वो भी पाया। दूसरा उनका वो था देश प्रेम, राष्ट्र के प्रति, भारत के प्रति प्रेम। वो भी अपने आप में वो जो प्रेम था वो मतलब ये नहीं कि कोई कह दे हाँ जी मुझे प्रेम है। उन्होंने इतना गहराई से भारत को समझा था और उनके जो एडमायरर्स हैं उन्होंने कहा जब स्वामी जी उनके कुछ वेस्टर्न फिलोसफर्स डिसाइपल्स कहते हैं व्हेन वी हर्ड स्वामी जी सेइंग इंडिया, इट वाज जस्ट लाइक समबडीज़ a special word has come on his lips। जैसे कोई अपनी माँ के बारे में बात करे, माँ,
अंदर से एक फीलिंग आती है। वैसे ही जब स्वामी विवेकानंद बात करते थे, तो ये बहुत उसमें पाया जाता है कि उनका एक अद्भुत प्रेम था। तो ये एक दूसरी लौ थी और तीसरी लौ जो थी, उनके गुरुदेव रामकृष्ण देव से जो आध्यात्मिक चीज़ें उन्होंने सीखी थी और जो आध्यात्मिक अनुभव हुए थे, उनकी जो टीचिंग्स थी, ये तीसरी लौ है। तो आप देखिए उनके विचारों में एक चीज़ को हम आज युवा दिवस के परिप्रेक्ष्य में बोल रहे हैं, तो स्वामी जी की युवाओं के लिए संदेश के बारे में एक बात जो बड़ा स्पष्ट रूप से उनके टीचिंग्स में दिखाई देती है, वो है अपने आप में विश्वास रखना। वो कहते थे कि पहले धर्म कहता था कि जो ईश्वर पे विश्वास नहीं करता वो नास्तिक है, बट आज का जो मॉडर्न धर्म है वो कहता है जो अपने आप में विश्वास नहीं करता वो नास्तिक है। क्या सुंदर बात है। सो ही इज एन एथीस्ट हू डज नॉट बिलीव इन हिमसेल्फ। तो अपने आप में विश्वास रखें, न कि हम अपने आप को बुरा समझें या नीच समझें या पापी समझें। नहीं, अपने आप में अंदर सबके अंतर्निहित जो शक्ति है, उस पे विश्वास करें। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आप तो सब मतलब आप मेडिसिन पढ़ रहे हैं तो इट्स ए ग्रेट थिंग दैट आप इस लेवल तक आए हैं। लेकिन कभी-कभी कुछ बड़े गरीब बच्चे मिल जाते हैं, कुछ स्कूल के बच्चे, तो वो अपने आप को कहते हैं, अरे हम तो बहुत गरीब परिवार में पैदा हुए हैं, हम क्या कर सकते हैं? तो स्वामी जी का संदेश उनके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है। अरे नहीं, अपने आप में विश्वास रखो, तुम बहुत कुछ कर सकते हो। तो अपने पुरुषार्थ की महिमा समझो। तो स्वामी जी के विचारों को आप पढ़ेंगे तो देखेंगे वो बहुत इसके विषय में कहते हैं कि अपने पैरों पर खड़ा होना सीखो, दूसरों को ब्लेम मत करो, दूसरों पर अपना आरोप मत मत अ, उनके मत्थे पे मत डाल दो। और दूसरी बात स्वामी जी ने एकाग्रता के बारे में कही, मन को कैसे एकाग्र किया जाए। स्वामी विवेकानंद के जो लेक्चर्स हैं उसमें एक है राजयोग और द साइंस ऑफ कॉन्करिंग द इनर मैन, माइंड के ऊपर में, बड़े अद्भुत हैं। तो स्वामी जी ने पूरे डिटेल में पतंजलि योग सूत्र को उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन स्वयं किया और उनके लेक्चर्स की कैसे हमारी समस्याओं का जो हल है वो हमारे मन में होता है। हम अक्सर सिर्फ बाहर खोजते रहते हैं हल को। हाँ, कुछ चीज़ों में हमें बाहर खोजना पड़ता है, कुछ चीज़ों में, लेकिन अंततः हमें अंदर खोजना है। हमारा मन जो है, वही हमारे बंधन का कारण है और वही हमारी मुक्ति का कारण है। तो स्वामी जी ने मन के विषय में, ध्यान के विषय में, ही वाज़ द मैन हू टूक द आइडिया ऑफ मेडिटेशन टू द वेस्ट। आज वेस्टर्न कंट्रीज़ में बोला जाता है। और तीसरी बात जो स्वामी जी ने कहा बहुत मुख्य है, वो है कि आप करियर बिल्डिंग कीजिए। अब जैसे आप यू आर ऑल डूइंग योर एमबीबीएस, इट्स वंडरफुल। देयर इज सो मच होप दैट विल हैव वेरी गुड डॉक्टर्स इन फ्यूचर। लेकिन साथ ही साथ अलोंग विद कैरियर बिल्डिंग वी नीड कैरेक्टर बिल्डिंग। अगर कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं है, तो चाहे वो डॉक्टर हो या इंजीनियर हो, आईएएस ऑफिसर हो, सीए हो, एनी प्रोफेशनल, वो ही विल नॉट बी ट्रस्टवर्थी एंड ही विल नॉट बी एबल टू, मतलब आपको जो आप जो उससे अपेक्षा करते हैं वो अपेक्षा नहीं कर पाएंगे। तो ये स्वामी जी ने इस पे बहुत बल दिया कि चरित्र निर्माण हो। और एक बात कह के मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करना चाहूंगा। काफी आपके साथ लिया, फिर हम थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर्स भी लेंगे और मेडिटेशन का भी है। तो वो ये है कि स्वामी जी ने कहा कि अम, आजकल जो कुछ स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करते हैं, बहुत से लोगों में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। अब स्ट्रेस होना तो जीवन का हिस्सा है। आप सब जानते हैं देयर इज़ ए हेल्दी स्ट्रेस एंड देयर इज़ ए अनहेल्दी स्ट्रेस। बिना स्ट्रेस के तो व्यक्ति की ग्रोथ होती नहीं। मतलब जैसे कोई जिम जाए और अपना बॉडी बिल्डिंग करे, तो उसको कुछ ना कुछ तो स्ट्रेस सहन करना पड़ेगा। तो बिना स्ट्रेस की उसकी ग्रोथ नहीं होगी। लेकिन एक पॉइंट आता है उसके बाद में, स्ट्रेस इज़ वेरी अनहेल्दी। अच्छा, उसको लेके स्वामी विवेकानंद के क्या विचार थे? स्वामी जी कहते थे कि लेट अस लर्न टू फेस द लाइफ। अपने जीवन को ऐसे बनाओ कि जो ये स्ट्रेस आए, हम उसको हैंडल कर पाएँ।
सो हमें इसके बारे में गहराई से सोचना पड़ेगा कि स्ट्रेस का या फिर आजकल जो एक बहुत बड़ा इश्यू होता है डिप्रेशन का इश्यू, उसको गहराई से सोचें तो हमारे अंदर को देखना पड़ेगा। अंदर में क्या है? हू आर वी? सो इसके लिए वेदांत की दृष्टि से वी आर ऑल डिवाइन। हम सब चैतन्य हैं, आत्मा है। हाँ, जिसको हम क्या पहचान सकते हैं? हम पहचानते हैं अपने मेडिकल दृष्टि से देखें अपने ग्रॉस बॉडी को। ऑल ऑफ अस हैव अ ग्रॉस बॉडी, वी आर ऑल लिविंग बीइंग्स। तो हमारा एक शरीर है, हम सोचते हैं सिर्फ शरीर है। अब साइकोसोमैटिक अगर पॉइंट लें तो नहीं, शरीर मन से भी प्रभावित होता है। सो मन जो है उसके बारे में जो स्टडीज़ रही हैं, साइकोलॉजी की स्टडीज़ रही हैं। अब साइकियाट्री जो है जिसमें आप कोई व्यक्ति इतना उसने नेगेटिव सोचा है, अब अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, अपने उसके अंदर इतने न्यूरोलॉजिकल सब पैटर्न्स बन गए हैं, वो किसी तरह से बाहर नहीं आ पा रहा, तो उसको फिर एंटी डिप्रेसेंट दे के शांत सो जाओ, ऐसा करते हैं। लेकिन जो भारतीय अप्रोच रही है इससे, वो प्रिवेंटिव है, क्यूरेटिव है और कहते हैं कि आप ये सुपर कॉन्शियस की बात कर रहे हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड योर ओन डिवाइन नेचर, हू आर यू? क्यों इतने दुखी हो? किस चीज़ को दुखी? जब दुःख होने के कारण कुछ ना कुछ तो आपकी अपेक्षाएँ हैं। उन अपेक्षाओं को समझो, क्या मुझे इस चीज़ की सच में आवश्यकता है? मैं कहाँ तक इसको हैंडल कर सकता हूँ? तो इसको लेके स्वामी जी के विचार आजकल में हमारे एक स्वामी जी हैं, वो बता रहे थे। वो स्वामी जी न्यूयॉर्क में रहते हैं। कहते हैं कि वहाँ पे एक न्यूयॉर्क में हमारा 2 सेंटर्स हैं। अमेरिका में सब मिला के 15 आश्रम हैं, 15 इससे ज़्यादा ही होंगे। वेदांत सोसाइटीज़ वहाँ कहा जाता है, यहाँ पे रामकृष्ण मिशन कहा जाता है। तो उसमें क्या है कि कुछ साइंटिस्ट ने वेदांत के बारे में पढ़ा, तो उन्होंने कहा, "अरे! व्हाई नॉट वी एक्सपेरिमेंट दिस विद इन आवर ट्रीटिंग द पेशेंट्स?" तो बड़ा अच्छा उन्होंने बताया कि सोचो बार-बार कि मैं आई एम डिवाइन, आई एम चाइल्ड ऑफ गॉड, मुझे दुःख क्यों है? असल में हमारे स्वामी विवेकानंद के विचार और हमारी जो परंपरा में एक बात कही जाती है कि हम सब मूलतः जो है वी आर डिवाइन और जिसको कहें कि वी आर आत्मा। अब आत्मा है मतलब क्या है? आत्मा किसी भूत का विषय नहीं है, अरे वो हमारा आत्मा। आत्मा का अर्थ है यहाँ पे कि अच्छा आत्मा शब्द जो है वो उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं है सोल। सोल इज़ नॉट अ रियल ट्रांसलेशन। सोल का अर्थ तो मन होता है। इंग्लिश में सोल का अर्थ मन होता है या मेरा गहराई, मेरे मन का गहरा बहुत जो हिस्सा है। लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है जर्मन फिलोसोफर्स ने जो नियरेस्ट ट्रांसलेशन की आत्मा का वो है सेल्फ। एस विद कैपिटल एस सेल्फ। तो सेल्फ मतलब क्या है? हु इज़ सेल्फ? व्हाट इज़ सेल्फ? तो इसको लेके जो हमारे उपनिषदों में विशेषकर जो बातें कही गई हैं, वेदांत में जो बातें कही गई हैं, वो बहुत ही सटीक हैं। बहुत ही इतने सालों से, इतने हज़ारों सालों से अ, अभी भी उनको कोई उसका उसका मतलब उसको कोई काट नहीं सका। मैं व्हाट इज़ मैन? हू इज़ मैन? तो वो कहते हैं वी ईच मैन इज़ एसेंशियली डिवाइन। स्वामी जी के प्रसिद्ध सेंटेंस है दैट man is essentially divine. Each soul is potentially divine. The goal is to manifest this divinity by controlling nature, external and internal. This is the whole of religion. बाकी सारी चीजें सेकेंडरी हैं। अपने अंतर्निहित सत्ता का प्रकाश, अभिव्यक्ति। This is what we need to do that. So youth have got so much energy, so much of उनके पास में ऊर्जा है, समय है, they are young. कोई भी व्यक्ति लेकिन हम जानते हैं हमेशा यंग नहीं रहता। आप तो मेडिकल वर्ल्ड में आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि युवा एक अवस्था है। तो युवा अवस्था चली जाती है, फिर दूसरी नेक्स्ट अवस्था आ जाती है। तो युवा अवस्था का सदुपयोग करना, हाउ डू यू डू इट? एक तो अच्छी फिलॉसफी, ए पॉजिटिव थिंकिंग, ए पॉजिटिव अप्रोच टू लाइफ और सारी एनर्जीज का जैसे आप लोग मिलके अभी ये एक अच्छे कार्य के लिए आपने स्टडी सर्कल शुरू किया है। तो एक बहुत अच्छी बात है। इसमें आपकी जो शक्तियाँ हैं, उसका एक नियमन हो रहा है। ऐसे ही आईआईटी कानपुर में भी कल से 12 जनवरी से लगभग 8-9 दिन उन्होंने वहाँ के स्टूडेंट्स ने विवेकानंद समिति के अंतर्गत
बहुत से कार्यक्रमों को उन्होंने प्रारंभ कर रहे हैं। ऐसे पूरे देश में जहाँ-जहाँ भी युवा हैं और उनको कोई मार्गदर्शन देने वाला है, तो वो स्वामी विवेकानंद के इन विचारों को आगे लेके जाने का प्रयास करते हैं। तो युवावस्था और साथ में एकाग्रता, आत्मविश्वास, राष्ट्र के प्रति प्रेम और हमारी जो परंपरा है, परंपरा से जो हम सीख सकते हैं, उससे लें, तभी हम ठीक-ठीक अपने स्वामी विवेकानंद के युवा जो राष्ट्रीय युवा दिवस है, उसका ठीक-ठीक हम मना पाएँगे। तो ये कुछ बातें थी मैंने आपके साथ साझा की हैं स्वामी जी की टीचिंग्स के ऊपर में। सो मैं इसको अभी यहाँ पे विराम देता हूँ। आपके कोई प्रश्न हो तो आप प्रश्न कीजिए और उसके पश्चात हम 10 मिनट का एक निर्दिष्ट या गाइडेड मेडिटेशन सेशन करेंगे। थैंक यू। धन्यवाद स्वामी जी। ये ज़रूर ही सारी जानकारियाँ स्वामी विवेकानंद से जुड़े इतने तथ्य सबके लिए लाभदायक साबित होंगे और कहीं न कहीं सबको उनके बारे में और पढ़ने के लिए प्रेरणा मिलेगी।